चलो आज हम नेक्स्ट और अच्छा वाला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो इस चैप्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है वो है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स। जो रेजिस्टर्स है उसको हमें सीरीज में अरेंज करना है और उसके साथ साथ उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी फाइंड करना है। उसका फॉर्मूला है वो हमें फाइंड करना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी हमें फाइंड करना है और सीरीज में अगर हम रजिस्टर से उसको ज्वाइन करते हैं तो उन रजिस्टर को सीरीज में ज्वाइन कैसे किया जाता है और क्या रूल है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का लेक्चर सीरीज के बारे में कि सीरीज क्या चीज होती है। तो सीरीज मतलब क्या? टू और मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा जो रजिस्टर्स होते हैं उनको हमें अरेंज करना है सीरीज में। और वो क्या चीज होती है? सपोज ये है हमारा फर्स्ट रजिस्टर, ठीक है, और उसके साथ हमें लगाना है दूसरा, मगर कैसे? एंड टू एंड। ये इसका हेड है, ये टेल, इसके टेल के साथ दूसरा हेड आना चाहिए, इसके टेल के साथ तीसरे का हेड आना चाहिए। ऐसे एंड टू एंड, एक खत्म हुआ फिर दूसरा खत्म हुआ तुरंत तीसरा। इस तरह से हमें इनको अरेंज करना है। टू और मोर, तो मैंने दो से ज्यादा यानी 3 ले लिया, ठीक है। तो ऐसे मैं 3 रेजिस्टेंस को लेता हूं जिनका रेजिस्टेंस, जो फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस है उसका रेजिस्टेंस है R1, सेकेंड वाला है उसका है R2 और थर्ड वाला है उसका है R3। क्या है मैं नहीं जानता, इसलिए मैंने R1, R2 और R3 को लेके रखा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी इनको तो मैंने एड्रेस शो कर दिया, अभी क्या करना पड़ेगा? बैटरी के साथ तो लगाना पड़ेगा ना। तो चलिए बैटरी के साथ लगा देते हैं। क्या होता है देखो, हमने इसको बैटरी के साथ लगा दिया है। और यहाँ पे एक की लगाई हुई है जिसको हम की बोलते हैं। ये हो गई हमारी बैटरी, और ये जो बैटरी है इसका पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच का है V। कितना बेटा पोटेंशियल डिफरेंस? V, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। करंट फ्लो कहां से करेगा? तो हम कन्वेंशनल करंट दिखाने वाले हैं, इसलिए पॉजिटिव टू नेगेटिव हम फ्लो करवाते हैं। तो करंट का जो फ्लो होगा वो पॉजिटिव से होते हुए यहां से निकलेगा, यहां से पहुंच के यहां से रिटर्न आ जाएगा। और ये जो करंट है वो करंट हम बोलते हैं I का करंट होगा। ओके, चलो अभी हम थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं कि ये जो पैटर्न हमने ड्रॉ की जिसमें 3 रजिस्टर्स हमने लिए, उन तीनों रजिस्टर्स को हमने क्या किया है बेटा? उन तीनों रजिस्टर को हमने सीरीज में ज्वाइन किया है। सीरीज में ज्वाइन कैसे किया जाता है? हेड टेल, टेल के पीछे दूसरे का हेड, दूसरे के टेल के पीछे तीसरे का हेड, या फिर बोला जाए एंड टू एंड अरेंज करना है। एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे चौथा, ऐसे एंड टू एंड हमें ज्वाइन करते जाना है। तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ओके, फिर हमने क्या किया? उसको बैटरी के साथ ज्वाइन कर दिया। अब करंट फ्लो देखते हैं, करंट है वो किस तरह से फ्लो कर रहा है। देखो करंट यहां से पास होगा, यहां से निकलेगा, पहले रेजिस्टेंस में से निकल के जाएगा, दूसरे तक पहुंचेगा, दूसरे में से निकलेगा, तीसरे में पहुंचेगा, तीसरे में से निकल के वापस आ जाएगा। यानी हर एक पॉइंट पे यहां से निकलेगा तब I करंट था, तो इसमें भी I करंट रहेगा, इधर भी I करंट रहेगा, इधर भी I करंट रहेगा, और यहां से वापस आएगा फिर भी I करंट ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि करंट की डायरेक्शन से वह कुछ चेंज नहीं हो रहा। देखो इधर से निकलेगा, इन सब में से I करंट ही पास आउट होगा, वापस I ही आ जाएगा, इसमें कुछ होने वाला नहीं है दूसरा। समझ में आया? तो सभी रेजिस्टेंस में से, सभी रजिस्टर में से जितने भी रजिस्टर, तीनों रजिस्टर हमने ज्वाइन किए हैं
तीनों के तीनों रजिस्टर में से I करंट पास आउट होने वाला है। चलो I की तो बात हो गई। अभी पोटेंशियल डिफरेंस V की बात करें तो क्या होगा? अभी पोटेंशियल डिफरेंस V हमें दिया है इस पूरी सर्किट के लिए, इन दोनों पॉइंट के बीच में, ये पॉइंट से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस PD हमें V दिया है। मगर इसका भी V होगा? नहीं। इसका भी होगा? नहीं। इसका भी होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो सीरीज में जुड़े हुए हैं। इन तीनों का कंबाइन करें, पूरी सर्किट की बात की जाए, इन दोनों पॉइंट के बीच का, हाँ तो भी हो सकता है, मगर सबका इंडिविजुअल भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि R डिफरेंट है तीनों के। हमें पता नहीं, ऐसा बोला है कि R1, R2 और R3 तीनों इक्वल है? नहीं, ऐसा नहीं बोला है। R1, R2 और R3 अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर तीनों अलग अलग हुए पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जाएगा। तीन लोग खाना खाने बैठे हैं, एक बड़ा है 30-35 साल का, एक बुजुर्ग है 55-60 साल का, और एक छोटा बच्चा है 6-7 साल का। तीनों को खाना दो, तीनों इक्वल खाएंगे? नहीं, वो अपने भूख के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से वो खाने वाले हैं। छोटा बच्चा बहुत ही कम खाएगा, फिर उससे 55-60 साल का है वो उससे थोड़ा ज्यादा खाएगा, और जो यंग है 30-35 इयर्स का वो सबसे ज्यादा खाएगा, तीनों से ज्यादा खाएगा। तो इसमें भी ऐसा ही है। पोटेंशियल डिफरेंस तीनों को V दिया है, मगर यहाँ पे देखो सबको साथ में बिठाया है, तो कौन कितना खाएगा पता नहीं चलेगा। वो अपनी एज के हिसाब से खाएंगे, अपनी भूख के हिसाब से खाएंगे, तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जाने वाला है। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है मैं बोलता हूं V1, सेकंड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैं बोलता हूं V2, और थर्ड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैं बोलता हूं V3। हाँ, तीनों ने जो खाया वो जितना खाना पड़ा था उसके इक्वल होगा, ठीक है। तीनों ने जो खाया ना वो V में से ही खाया है, इसलिए तो तीनों का इक्वल, तीनों का सम करो तो V जितना हो जाएगा। अगर 20 रोटी थी तो तीनों ने मिलके खाई है, 20 रोटी खत्म की है, तो इसका मतलब कि तीनों ने मिलके 20 रोटी खत्म की है, यानी V = V1 + V2 + V3 आप बोल सकते हो। समझ में आ रहा है? क्योंकि तीनों ने मिलके V को खाया। तो अभी बात करें तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले चीज तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो बेटा यहाँ पे जो हमें सबसे पहले चीज हमें पता चली वो क्या है कि here we can say that V = V1 + V2 + V3। ओके, हम पहले क्या कर सकते हैं, V1 + V2 + V3। अभी हमें क्या करना है, तो हमें एक ऐसा रजिस्टर, अभी देखो यहाँ पे ओम्स में लगाओगे इस सर्किट में, तो कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं, तो कैसे क्या करें? ओम्स में क्या था, V = IR, I है तो V भी है, मगर R तो 3 है, कौन सा लेना है R, वो तो नहीं पता चल रहा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा एक उपाय ढूंढना पड़ेगा, ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा जिससे ये तीनों को अगर मैं निकाल दूं तो उसमें जितना रेजिस्टेंस था उतना ही एक को लगाने से हमें मिल जाए। क्या इन तीनों में जितना रेजिस्टेंस था उसको मैं निकाल दूं, उसकी जगह सिर्फ मैं एक रेजिस्टेंस लगा दूं और वो भी उतना ही काम करेगा जितना ये तीनों काम कर रहे हैं। तीनों को अलग अलग पैसे क्यों देने, अगर एक ही बंदा तीनों काम कर ले तो हमें एक ऐसे बंदे को ढूंढना है जो ये तीनों का काम मिलके कर ले। R1, R2 और R3 इन तीनों का काम मिलके वो अकेला बंदा कर दे तो तीनों को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़े, उस अकेले बंदे को पैसे दे तो चले, है ना। तो हमें भी एक ऐसा ही बंदा फाइंड करना है। तो हम क्या करने वाले हैं बेटा, तो हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने वाले हैं जो इन तीनों की जगह पे R1, R2 और R3 की जगह पे रह के काम करेगा। तो हम यहाँ पे एक बना
ये देखो ये सर्किट हमने बना ली। चलो ये हो गई की हमारी, और यहाँ पे सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। चलो ये है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो गई की, और ये RS, यानी एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसको हमने सीरीज में लगाया है। आपने लगाया बेटा सीरीज में। और यहाँ की बात की जाए तो ये I यहाँ से पास आउट होगा, ये I। तो हमने एक ऐसा रेजिस्टेंस फाइंड किया जो कि तीनों के जगह पे काम कर सकता है। एक ऐसा रेजिस्टेंस, एक ऐसा बंदा ढूंढ निकाला RS, जो इन तीनों की जगह R1, R2 और R3, R1, R2 और ये R3, इन तीनों की जगह पे वो काम कर सके, ऐसा बंदा हमने ढूंढ निकाला जो है RS, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज। ओके, इस सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, यानी तीनों के इक्वल, इसीलिए इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। ठीक है, समझ में आया बेटा? तीनों के जितना अकेला काम कर रहा है, इक्विवेलेंट, तीनों के इक्वल काम कर रहा है। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इसमें हम ओम्स लॉ लगा सकते हैं। ठीक है, इसको बोल देते हैं फिगर 1, इसको बोल देते हैं फिगर 2। यहाँ पे क्या करते हैं, इन फिगर 2 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होगा, फिगर 2 में अगर हमने ओम्स लॉ लगाया तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू I, तो उतना ही है। R की जगह क्या होगा बेटा, R की जगह ले लिया RS, सीरीज के लिए ना इसलिए S, तो हो गया RS। चलो ये हो गया हमारा RS। V इज इक्वल्स टू I RS। अभी क्या करते हैं हम, तो अभी देखो यहाँ पे R है, V और I भी है, यहाँ पे R है, ये इसका V हो गया, इसका I हो गया, R हो गया, V हो गया, I हो गया, तो सबका इंडिविजुअल फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, वही करने वाले हैं क्या, तो यहाँ पे भी हम ओम्स लॉ लगाने वाले हैं। यहाँ पे लिखा हो इन फिगर 1 according to Ohm's law, according to Ohm's law क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, V1 is equals to V is equals to IR। चलो I, मगर R की जगह पे क्या है, R1, तो V1 is equals to I R1, तो वैसे यहाँ पे लगाए तो V2 is equals to I R2, यहाँ पे लगाए तो V3 is equals to I R3। क्या लगाना है यहाँ पे, ओम्स लॉ लगाना है, इतनी जगह पे क्या लगाना है बेटा, ओम्स लॉ, यहाँ पे ही। तो ओम्स लॉ क्या होता है, V is equals to I R, मगर I तो है, R की जगह R3 है, V की जगह V3 है, तो V3 is equals to I R3। ओके, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये तीनों हो गए इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या करने वाले हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 तीनों को कंबाइन करके देखो, V की जो वैल्यू है IRS वो V में रख देते हैं, V1, V2 और V3 की वैल्यूज है वो इसमें रख
तो चलो फिर से फॉर्मूला लिखते हैं जिससे आपको समझ में आए कि कैसे करना है, क्या करना है। चलिए, V is equals to V1 plus V2 plus V3। चलो V की वैल्यू इक्वेशन 2 में से क्या हो जाएगी? IRS is equals to V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? IR1, V2 की IR2, V3 की IR3। चलो इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है? इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? देखो I तीनों में इक्वल है तो I कॉमन निकलेगा। क्या बचा अंदर? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I दोनों तरफ से कैंसिल, क्या बचा? RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है RS, क्या है बेटा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS वो कितना होगा? तो सीरीज में रखे हुए जितने भी रेजिस्टेंस है उन सभी रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कितना होगा? R1, R2, R3 तीन लगाए हैं तो तीनों का रेजिस्टेंस का सम करो, R1, R2, R3 उसके जितना टोटल RS होगा। अगर 5 हुए तो R1, R2, R3, R4, R5 पांचों का सम करो, आपको RS मिल जाएगा। ये RS क्या है बेटा? ये RS क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब क्या? कि एक ऐसा रेजिस्टेंस जो इन तीनों का काम कर सके। ठीक है, R1, R2 और R3 तीनों का काम कर सके। अगर हमें एक ऐसा मिल जाता है जो तीनों का काम करे तो क्यों तीनों को अलग-अलग पकड़ देनी है? सही बात है ना? तो इसलिए हम एक ऐसा रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं जो तीनों के बारे में या फिर तीनों पे जितना काम कर सके। तो इसीलिए हमने क्या किया? सबसे पहले ऐसा एज्यूम कर लिया। देखो सोचना कैसे है, हमने ऐसा एज्यूम कर लिया कि भाई ये तीनों की जगह पे एक RS करके है जो काम कर सकता है। तो हमने क्या किया? वही सर्किट है, सिर्फ इन तीनों की जगह पे मैंने RS को रख दिया। समझ में आया? अभी हमें तो पता था कि V is equals to V1 plus V2 plus V3, यानी तीनों का सम करो तो हमें V मिल जाएगा। ओके, तो V is equals to V1 plus V2 plus V3। अब क्या करें? तो V क्या था? तो V था ये पूरी सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस। अभी पूरी सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस तो देखना हो तो उसमें से पूरा करंट कितना पास आउट होता है? I। R कितना है सर्किट का? अभी यहाँ पे तो 3 है तो वो नहीं चलेंगे। कौन सा चलेगा? एक होना चाहिए तीनों का कंबाइंड डॉल, वो एक है RS। तो V is equals to IRS, इक्वेशन नंबर 1 सॉरी 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने क्या किया? तो अभी मुझे पता था कि V की वैल्यू मुझे मिली IRS, मगर V1, V2 और V3 की वैल्यू मेरे पास नहीं है। यहाँ पे है V1, V2 और V3। तो क्या करूँ? ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? तो मुझे पता चला कि भाई वापस ओम्स लॉ का ही यूज करना पड़ेगा, मगर इस बार क्या करेंगे? इन सभी में अलग-अलग ओम्स लॉ लगाएंगे। सभी रेजिस्टेंस के लिए, ये जितने भी सभी रेजिस्टर है उन सभी के लिए अलग-अलग ओम्स लॉ लगाएंगे। तो तीनों के लिए मैंने अलग-अलग ओम्स लॉ लगाया, तो क्या हुआ? तो तीनों को अलग-अलग ओम्स लॉ लगाने से मुझे क्या मिला? तो पहले में मैंने जैसे ही ओम्स लॉ लगाया तो मुझे मिला V1 is equals to IR1। दूसरे में ओम्स लॉ लगाया V2 is equals to IR2। तीसरे में ओम्स लॉ लगाया V3 is equals to IR3। ओम्स का मतलब क्या ओम्स लॉ क्या होता है? तो अगर किसी सर्किट में उसका रेजिस्टेंस होता है R, उसमें से करंट होता है पास I और उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी कैन से दैट V is equals to IR। ठीक है, आगे हमने देखा था ओम्स लॉ, याद कर सकते हो आप या फिर प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। तो यहाँ पे सोचो, इन सबको भूल जाओ,
अगर ये है R1, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V1 और उसमें से जो करंट निकल रहा है वो है I, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, V = IR था तो यहाँ पे V1 = IR1, वैसे ही यहाँ पे V2 = IR2, यहाँ पे V3 = IR3। तीनों को अलग अलग मैंने ओम्स लॉ से लिखा। अभी V1 V2 V3 तीनों की वैल्यू मेरे पास है, V की वैल्यू मेरे पास है, तो चलिए इक्वेशन नंबर 1 यानी 1 में रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में इन सभी की वैल्यू मैंने रख दी, तो क्या हुआ, V = V1 + V2 + V3, V IRS V1 IR1 IR2 IR3, तीनों में से क्या कॉमन निकला, I कॉमन निकला, क्या बचा R1 + R2 + R3, I कट, तो RS = R1 + R2 + R3। अगर यहाँ पे चौथा कोई रजिस्टर होता जिसका रेजिस्टेंस R4 है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता, RS = R1 + R2 + R3 + R4। अगर 10 होते 10 तो क्या होगा, R1 + R2 + R3 + डैश 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 + R10। अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर होते, n नंबर कितने नहीं जानते मगर n नंबर ऑफ, तो क्या होता, R1 + R2 + R3 + डैश 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 + Rn, ठीक है, अगर n रजिस्टर हुए तो जितने रजिस्टर होंगे सीरीज में हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सीरीज के लिए सभी रजिस्टर के रेजिस्टेंस का सम कर देना है। समझ में आया बेटा, बहुत इजी है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, RS = R1 + R2 + R3, ठीक है। 3 लिए थे इसलिए 3, 2 लिए होते तो 2, 10 लिए होते तो 10, 50 लिए होते तो 50। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, तो क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, देखिए सबसे पहली चीज यहाँ पे करंट, देखो यहाँ से I करंट फ्लो करता है, यहाँ से भी I करंट फ्लो करता है, यहाँ से भी I करंट फ्लो करता है, यहाँ से भी I, सभी रेजिस्टर्स में से इक्वल करंट I फ्लो कर रहा है। देखो ये सभी रजिस्टर्स में से सेम करंट, ईच रजिस्टर इक्वल द टोटल करंट, यानी इसमें से भी I करंट पास हो रहा है, इसमें से भी I, इसमें से